हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं स्मृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। तो आप सभी को बहुत साधुवाद आने के लिए, और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्प्रेड करिए, शेयर करिए। मैं 1 मिनट ये टिकर ऑन कर देती हूँ। तो आज हम ना एक मॉडल करेंगे, के बारे में जानेंगे। तो ये मॉडल जो है वो उसने बनाया है। किसने? ये 10 लेवल का पिरामिड मॉडल, जो भी कल्ट जितने भी होते हैं उनके लिए है। और ये एरिक हॉफर ने एक ये लिखा है, द ट्रू बिलीवर करके एक किताब लिखी है, और उसमें आपको ये मॉडल मिल जाएगा। और इस मॉडल्स में 10 कंपोनेंट्स हैं, और 10 कंपोनेंट हैं, और इसके 4 फेज हैं। तो कल्ट के लोग कैसे काम करते हैं, अब हम इसको ब्रह्म कुमारी संस्था पर लगाकर देखेंगे। तो ये एरिक, याद रखिए, ये जो है किसका दिया हुआ है? ये है एरिक हॉफर का दिया हुआ, और इनकी किताब है द ट्रू बिलीवर। 1 मिनट, मैं इसको ना लिख देती हूँ। रुकिए, अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है तो मैं यहाँ पर उनका ये दे देती हूँ। ये देखिए, ये है 10 लेवल का पिरामिड मॉडल एंड साइकोडायनेमिक्स ऑफ कल्ट ऑर्गेनाइजेशन। सारे कल्ट्स जो हैं वो इस पिरामिड मॉडल के हिसाब से कार्य करते हैं, और ये एरिक हॉफर ने डेवलप किया है। और उन्होंने अपनी किताब द ट्रू बिलीवर थॉट्स ऑन द नेचर ऑफ मास मूवमेंट्स, इस किताब में इसका मेंशन किया है। तो आपको इतनी सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब प्रीति मौजूद है तो। तो मैं ये किताबें पढ़-पढ़ के आपको बताती रहती हूँ, ताकि आपको शॉर्ट में जो है चीज़ें पता चल जाएँ। तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने से आप बच जाते हैं। तो फिर अब हम आते हैं, यही मॉडल जो है हम ब्रह्म कुमारी संस्था पे लगाते हैं। तो इनका जो पहला चरण है, तो इनके यहाँ कितने चरण हैं? इनके यहाँ लगभग समझ लो 4 या 5 चरण हैं, और हर चरण में 3 या 4 मतलब 4 फेजेज़ हैं, और हर फेज़ में 3-4 लेवल्स हैं। तो टोटल जैसे 10 लेवल तक जाना है, तो हम जो है पहले 3 हम लेते हैं, पहले 3 लेते हैं। तो आपको मैं 1 मिनट इसमें दिखाती हूँ। तो हम अब सबसे पहले इनका पहला चरण है। अब आप पिरामिड की तरह देखिए। मैं अब ड्राइंग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग दिखाना मुश्किल है, उसके लिए पावर पॉइंट बनाना पड़ेगा। कि चरण 1 भर्ती का है। तो भर्ती मतलब जो सबसे नीचे का है लेवल। तो अम, जैसे कि अगर आप पिरामिड में देखें, रुकिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको स्निप कर लूँ 1 मिनट, स्निपिंग टूल से। रुकिए, जो मैंने थंबनेल में दिखाया हुआ है ना वो। तो 1 मिनट, इसको हटाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसी के हिसाब से आप जो है वो सारा समझ लेना। रुकिए 1 मिनट। तो ये दिख रहा है आपको? इसको बड़ा कर देती हूँ। तो ऐसा समझ लीजिए ये एक पिरामिड है, और ये सॉरी, ये क्या, मेरा हाइलाइटर ऑन है। अच्छा।
तो सबसे पहले आप नीचे देख रहे हैं ना, सबसे नीचे पायदान पे सीकर्स हैं, उसके ऊपर सैंपलर्स हैं, उसके ऊपर न्यू रिक्रूट्स हैं, उसके ऊपर द कमिटेड हैं, उसके ऊपर द वंडर बाउंड हैं, उसके ऊपर लैब रैट्स हैं, उसके ऊपर द ग्लटन्स हैं, उसके ऊपर द विलफुल स्लेव्स हैं, उसके ऊपर सिनिक्स हैं और उसके सबसे ऊपर सोशियोपैथ है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लेवल का पिरामिड मॉडल है, ठीक है? तो हम जैसे पहले 3 जो हैं सीकर, सैंपलर और न्यू रिक्रूट, ये पहला फ़ेज़ है इनका। तो ये पूरे 4 फ़ेज़ में हैं बँटे हुए, ये 10 लेवल्स। तो हम इन 10 लेवल्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे नीचे पायदान सबसे बड़ा है, ठीक है? तो मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो नीचे वाले सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, फिर उसके ऊपर वाले थोड़े कम हैं, उससे थोड़े कम हैं, ऐसे हैं। तो ठीक है, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है ताकि आप जो है वो अ, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और उस तरह से कल्पना करें कि सबसे नीचे वाले पायदान की हम बात कर रहे हैं। और अब मैं आपको फिर से ले जाती हूँ पहले चरण में। हम पहले चरण में 3 स्टेप्स देखेंगे। सबसे नीचे, उसके ऊपर और उसके ऊपर। तो सबसे पहला चरण है भर्ती करने का, यानी कि रिक्रूटमेंट का, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको मॉडल में दिखाया था कि रिक्रूटमेंट होता है। तो सबसे पहले साधक, तो हम साधक की बात करते हैं। तो तो ये साधक कौन है? ये साधक अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ ढूँढ रहे हैं। यानी कि आप देखो कि ये जितने भी लोग हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो ईश्वर की तलाश में हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। जैसे कुछ मेरी तरह के हैं जिनके पास खुद खाली टाइम था, तो मैंने सोचा चलो बीके संस्था में हुआ हूँ। किसी को किसी के दोस्त ने बताया कि चल भाई बीके एक बड़ा अच्छा खुला हुआ है, वहाँ पे चलते हैं। किसी ने सोचा मेरे को प्रभु की इतनी लगन है, तो मैं जो हूँ जाऊँ, या सोल दुर्गा जी हैं यहाँ पर, उन्होंने किसी और रीज़न की वज़ह से जॉइन किया, या कोई और बीके है उसने किसी और। पर इन टोटैलिटी ये जितने भी नए रिक्रूट्स हैं, जो साधक श्रेणी में आते हैं, ये वो लोग हैं जो कि ईश्वर को ढूँढ रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। तो ये हमने इंग्लिश में देखा द सीकर्स, जो कि है साधक। इसके ऊपर सेकंड वाले हैं, सेकंड वाला क्या है? द सैंपलर्स। तो सैंपलर्स कौन है? वो संसार के लिए एक फ्री वे की तलाश कर रहे हैं। वो एक मार्ग सोच रहे हैं कि मैं किस गुरु को जॉइन कर लूँ, या कौन से पंथ में चला जाऊँ, कौन सच्चा है, कहाँ को जाऊँ? तो वो एक मार्ग को तलाश रहे हैं। पहले वाले तो खाली प्रभु को पाना चाहते थे, अपने जीवन को बेटर करना चाहते थे, साधक। और जो नमूने हैं, जिसमें इसमें यहाँ पर नमूने वर्ड दिया है, इसका ट्रांसलेशन जो मैंने किया है सैंपलर का, तो मतलब ज़रूरी नहीं है ये हिंदी सही लिखी हो सैंपलर की। तो वो एक राह ढूँढ रहे हैं, किस मार्ग में किस गुरु को फ़ॉलो करें, ठीक है? इसके बाद आते हैं कि तीसरे हैं, जो हैं कौन है? ये हैं न्यू रिक्रूट्स। तो नए भर्ती। तो ये कौन है? ये एक अपने ड्रिल सर्जेंट को ढूँढ रहे हैं। आपको पता है ना कि जो उनको ड्रिल कराएगा। अगर आप मिलिट्री में जाते हैं तो एक ड्रिल कराने वाला लीडर होता है आगे। वो बोलता है ढम, 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 आगे मार्च करिए, अब पॉज़ करिए, अब ऐसे करिए, अब लेफ्ट को देखिए, अब ये करिए। इनको एक ड्रिल सर्जेंट की ज़रूरत है। ये नए रिक्रूटमेंट वो हैं जिनको ये तैयार हैं मार्च करने के लिए। आप बस, आपके हुक्म की देरी है, आपके आदेश की वेट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो अभी सभी को समझ में आ गए ये तीनों लेवल? ये तीनों लेवल, ये हमने 3 लेवल कवर कर लिए। अब आते हैं इसके ऊपर के लेवल में। इसका ऊपर का लेवल है दूसरा चरण, फ़ेज़ 2। अब नया रिक्रूटमेंट तो हो गया। हाँ, मैंने ये नहीं बताया, तो रिक्रूटमेंट के लिए अभी मैं आपको प्रजा की तरफ से बता रही हूँ। मतलब कि कैसे, मतलब अब मार्केटिंग से अफ़ेक्टेड होते हैं। बहुत सारी चीज़ों से। अब जैसे अभी जो लोग मार्क खोज रहे हैं, मैं पिछले वाले में ये बताना भूल गई थी
कि जो लोग मार्ग खोज रहे हैं, जो नमूने हैं, वो उनको जब ये शिवानी का बड़ा अच्छा-सा बोर्ड दिखता है, शॉर्ट्स दिखते हैं 1-1 मिनट के जिसमें वो अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें और बहुत ही अच्छे सफ़ेद साड़ी पहन के और बहुत ही मधुर वाणी में बोल रही है कि आप अपने लिए 1 घंटा सुबह अवश्य निकालें। तो देखो, हम तो अपने जीवन में हमेशा हमारी फैमिलीज़ दूसरों के लिए नर्चरिंग करती रहती है, माँ हमारी अपने लिए टाइम नहीं निकालती। तो जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमें लगता है वाह! किसी ने हमारे हित के लिए तो सोचा, किसी ने ये तो सोचा, हम तो मूर्ख हैं, हमसे नहीं सोचा गया ये। किसी ने हमें ये बताया कि हमें सुबह अपने लिए 1 घंटा अवश्य निकालना चाहिए। चाहे दुनिया गई भाड़ में, बच्चों का टिफ़िन बनाना गया भाड़ में, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना गया भाड़ में, सबसे पहले तो मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। मैं जाकर 1 घंटा मेडिटेशन करके आती हूँ। मैं अपनी पॉज़िटिव ऊर्जा बढ़ाती हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं सुबह का टाइम, जो गृहस्थी में विमेन होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में, क्योंकि उनको बच्चों का खाना लंच बॉक्स बनाना होता है। उस समय जो काम वाली बाई भी आ जाती है, पानी भी लिमिटेड टाइम के लिए आता है, पानी भरना होता है, बोतलें भर के रखनी होती हैं, पेड़ों में पानी देना होता है। मुझे मालूम है, मैं सुबह सारे काम करती थी अपने घर में मेरे पेरेंट्स के साथ जब मैं रहती थी, तो सुबह-सुबह उठ के पेड़ों में पानी देना, कूलर भरना और जो है काम वाली से काम करवाना, क्योंकि फिर काम वालियाँ भी कोई वो नहीं होती हैं। तो ये सब करना। राजीव जी, आपका स्वागत है। तो अभी तो मैं खाली 10-15 मिनट ये बता रही हूँ, तो आप भी इनपुट दे देना अपना। ये पहले जी, जी। चरण की तो ये कुछ-कुछ वैसी वाली बातें बताती हैं स्वार्थपने वाली कि भई आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, आप अपने लिए ये सोचिए, वो सोचिए, तो भई लोग बड़े वो हो जाते हैं कि हाँ, हम भी ये करें। और ये व्हाइट-व्हाइट साड़ी पहन के बोलती हैं तो लगता है ये बड़ी पवित्र और शुद्ध हैं, हम भी ऐसे बने। सोल दुर्गा जी कहती है मुझे इनकी उनसे मैंने पूछा 3 कौन-सी बातें बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ये सफ़ेद साड़ी पहन के सिंपल बातें करती हैं। तो ये हाँ। वाली बातें जी, तो ये बातें सबको अच्छी लगती हैं। तो ये जो नमूने हैं, जो कि कोई मार्गदर्शन का गुरु ढूँढ रहे हैं, इनको तुरंत पता चल जाता है, हाँ जी, राजयोग हो रहा है, हमें वहाँ जाना है। ये हमने मार्ग चूज़ कर लिया है, क्योंकि छोटे-छोटे वीडियोज़ में तो अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं, तो ये तो सभी को पता ही है अच्छी हैं। तो ये 3 में से कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे चरण पे। तो मैं ये एडवर्टाइज़मेंट का बताना भूल गई थी, इसलिए मैं दोबारा से आई। दूसरा चरण है चरण 2, जिसमें कि 3 स्टेप्स हैं, हम देखेंगे, चौथा, 5वां और छठा। यानी कि अनुनय और रूपांतरण। यानी कि क्या बोलते हैं, अभी इसमें आते हैं कमिटेड, वंडर बाउंड और लैब रैट, 3 तरह के लोग आते हैं। तो प्रतिबद्ध लोग रैंक और मान्यता की तलाश में हैं। अब जो रिक्रूट हो गए, तो वो हम इनको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, प्रतिबद्ध लोग। और जो प्रतिबद्ध हैं, अ, स्तर 4 और 5 प्रतिबद्ध और वंडर बाउंड। अच्छा, यहाँ पे लैबरेट नहीं रखा है। तो इस वाले फ़ेज़ में 2 ही हैं, एक तो प्रतिबद्ध लोग और एक वंडर बाउंड। तो प्रतिबद्ध लोग वो हैं, अब वो रिक्रूट तो हो गए हैं, अब उन्हें कोई पोज़ीशन चाहिए ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। मतलब उनको कोई एक रैंक चाहिए या मान्यता चाहिए। जैसे शिवानी है, वो बड़ी फ़ेमस है, वो हर जगह जाती है, तो बस हमें शिवानी जैसा बनना है। हमें कोई रैंक मिल जाए, हम सेंटर इंचार्ज हो जाएँ या हम किसी चीज़ के लिए वो हो जाएँ, ये प्रतिबद्ध लोग हैं। जो वंडर बाउंड है 5वें, वो प्रस्तुत करने और युक्ति संगत बनने के इच्छुक हैं। मतलब वो युक्ति युक्त स्ट्रैटेजी मतलब हमारी चले, हम ऐसी युक्ति बनाएँ। वो युक्ति युक्त के चक्कर में है वंडर बाउंड। क्योंकि ये लोग वो हैं जो वंडर बाउंड हैं, जो बड़ी हाँ, इनको बड़ा दिख गए, विष्णु जी दिख गए, इनको लक्ष्मी दिख गई, ये बड़े मिरेकल से बड़े प्रभावित हैं। अब जो हैं ये चाहते हैं कि हम जो है वो करें, अ, सबमिट कर दें अपने आप को, हमने समर्पित कर दिया है। हमने जो है इस लाल बत्ती को समर्पित कर दिया है
और अब हम रैशनलाइज़ करेंगे कि देखो यही सत्य मार्ग था जिसे हमने जॉइन किया। बाकी तो सारी जो लौकिक जनता है वो मूर्ख है। हमने इतना अच्छी जगह पे जॉइन कर लिया है। तो ये 2 आपको समझ में आ गए। प्रतिबद्ध वो हैं जो रैंक ढूँढ रहे हैं और सोशल स्टेटस, और वंडर बाउंड वो हैं जो समर्पित हो चुके हैं और उनको मिरेकल में पूरा विश्वास हो गया है लाल बत्ती पे, और अब वो बस जो है वो करना चाहते हैं, युक्ति संगत बनना चाहते हैं। तो ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण है दासता। तो इसमें भी 2 हैं लेवल, इसमें भी 2 लेवल हैं क्योंकि 10 लेवल का ये पिरामिड है। तो छठा और सातवां। छठा है लैब के चूहे। अब आपको पता है लैब के चूहे कौन-से होते हैं जिन पे प्रयोग किया जाता है। वो ये देखने के इच्छुक हैं कि वो कितना सहन कर सकते, आप कितने तक ले जा सकते हो। लैब के चूहे पर हम तरह-तरह की दवाइयाँ टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं भई ये कितना जो है बेयर कर सकता है, कितना मतलब हम इसको डोज़ दें, कितना क्या करें। तो ये लैब के चूहे हैं, ये कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब अगर सेंटर में ये झाड़ू-पोछा कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा झाड़ू-पोछा कर सकते हैं, कितने जगहों का झाड़ू-पोछा कर सकते हैं, और क्या-क्या बर्तन माँज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। या अगर ये पैसा दे रहे हैं तो कहाँ तक दे सकते हैं, और सैलरी में से या पैतृक भी दे दें, इधर-उधर से भी दे दें, या ये मार्केटिंग कर रहे हैं तो कितनी और कर सकते हैं। तो ये लैब के चूहे हैं। और द ग्लूटेन्स फॉर पनिशमेंट, द ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट होना चाहिए, ग्लटन्स। तो ये नेक्स्ट वाले ये हैं जो सजा के लालची लोग स्वपीड़कवादी हैं। ये जो है ट्रांसलेशन में आया है कि मतलब ये मैसोचिस्ट हैं, मतलब जिनको दूसरों को हुक्म चलाने, उनको थोड़ा-सा पीड़ा देने में आनंद आता है। आपने से लोग देखे होंगे कि दूसरों को जो थोड़ा-सा पनिश करते हैं, तो उनको बड़ा थोड़ा-सा अपना ऊपर हैंड रहने से उनको थोड़ा-सा पावर फ़ील होती है। ये मैसोचिस्ट हैं जो दूसरों को की वेदना में इनको थोड़ा-सा आनंद आता है। ऐसे कई लोग होते हैं। तो ये ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट हैं, और ये जो हैं सज़ा देने के लालची लोग हैं छोटी-छोटी बातों में। अच्छा तुमने ये नहीं किया, तो अब तुम्हें ये नहीं हो करना पड़ेगा। अब तुम जो है तुम्हें ये वाले फल नहीं प्राप्त होंगे। मैं नहीं, कोई और बता सकता है। यहाँ उषा जी होती तो अच्छा होता कि जो समर्पित हैं कोई, तो मैं सतीश जी को बुला लेती तो अच्छा रहता। सतीश जी जो हैं वो समर्पित भाई हैं, तो वो ये ज़्यादा जितनी इसका आपने बातें एग्ज़ाम्पल की ना बताएँगे। उसमें से काफ़ी चीज़ें उषा जी के साथ उषा जी का पॉडकास्ट हुआ था उससे मैच करती हैं और वो सब चीज़ें उन्होंने झेली है जो आपने लगभग बताया ऊपर चीज़ें। हाँ, लेकिन वो आ जाते ना, मैं 1 मिनट इनको उषा जी और इनको वो दे देती हूँ, तो फिर ये बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल्स भी देंगे ना। उषा जी तो बहुत मज़ा लगा देती हैं, वो तो बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल ढूँढ के लाती हैं। ज़रा 1 मिनट में इन लोगों को। मैम अच्छा वो ये ढूँढ लाइव के नहीं नहीं किया क्या लाती हैं, मैंने? वो उनका लाइव है, उनके साथ वो हाँ, घटित हुआ है क्योंकि हमने खुद पॉडकास्ट हाँ। में देखा है, इसीलिए हम मतलब भी बता पाते एग्ज़ाम्पल्स हैं। ढूँढ के लाती हैं अपने लाइफ़ के अनुभव में से, मेरा मतलब ये था। अच्छा मैं इनको भेज देती हूँ सतीश जी को एक, और एक मैं भेज देती हूँ ये उषा जी को, क्योंकि ये लोग समर्पित हैं तो ये बड़ा अच्छा बता देंगे। भाई साहब ये जो प्रकाश सूबेदार जी कह रहे हैं कि हम मास्टर हैं, हम मास्टर नहीं हैं, क्योंकि ना हमने कभी सेंटर के पर हम थूकने भी नहीं गए हैं। हाँ, सेंटर को सेंटर पर जब सुनाना होता था, सुनाना क्या उनको उनकी औकात दिखानी होती थी तभी मैं वहाँ पे जाता था। तो बाकी मैं ना इसमें समर्पित हूँ, ना इसमें मैं जाता हूँ। अपने परिवार का अनुभव मैंने देखा है, अपने परिवार को इनमें ब्रेन वॉश चलिए होते हैं, अभी बाकी मैं आगे चलती हूँ इसमें, इनके कमेंट्स हम बाद में लेंगे, ठीक है? तो जो है वो मैंने इनको भेज दिया है सतीश जी को, उनका कोई मैसेज आया है पर मैंने सुना नहीं। अ
तो नेक्स्ट लेवल है लैब चूहे, जिसमें ये देखते हैं कि कितने तक ये सहन कर सकते हैं, हम इनको क्या-क्या करें तो ये सहन कर सकते हैं। और उसके बाद है द ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट, यानी कि ये लोग वो हैं कि इनको जो है वो ये लालची लोग हैं। ये वो जो सज़ा के लालची हैं, मतलब ये पीड़ा देने में। कुछ लोग स्वयं को भी पीड़ा देते हैं कि भई हम जो है हमने आज की मुरली नहीं पढ़ी या हम समय पे नहीं उठ पाए, तो लाओ हम अपने आप को ही पीड़ित करें और खुद हम अपने डिसिप्लिन में रहें। तो ये वो लोग हैं। तो यहाँ पर तक समझ में आ गया सबको, तो अब अगले चरण पे चलते हैं। अगला चरण है चौथा चरण, यहाँ पर भी 2 लोग आते हैं। एक तो इच्छाधारी दास। इच्छाधारी दास कौन है? जो कि जो कि इरादे से गुलाम हैं और जो सशक्तिकरण को बरकरार रखने में बेताब हैं। यानी कि ये विलफुल स्लेव्स हैं और ये सोचते हैं कि हम जो है एम्पावरमेंट जो है 2 मिनट बाद मतलब आप बात करना राजीव जी, मैं ये ख़त्म कर लूँ सारे लेवल्स। तो ये वो लोग हैं जो इच्छाधारी दास हैं, मतलब ये खुद से ही दासता करना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम सेंटर पर श्रम करेंगे या हम बाहर जा जाके गर्मी धूप में जा जाके लोगों को लेकर आएँगे। मतलब अब ड्रैकुला की फ्रेश ब्लड चाहिए ना, तो हम जो है ना ये सारे काम करेंगे तो इससे हमारा सशक्तिकरण होगा। तो ये वो है इच्छाधारी दास, यानी विलफुल स्लेव। यानी हम स्वयं से स्लेवरी बनाते हैं ताकि हमें एम्पावरमेंट हो जाए। इनके दिमाग में ये है कि भाई फीमेल एम्पावरमेंट मतलब कि वो बहुत ज़्यादा श्रम करे या कोई गुलामी करे तो वो उतनी ही पावरफुल हो जाएगी। और 9वें स्तर पे हैं द सिनिक्स। तो द सिनिक्स कौन है? वो हैं निंदक, जो कि आपने सुना होगा ना, कई लोग सिनिकल होते हैं। भाई सिनिकल एक वर्ड है इंग्लिश में, वो जैसे कि एक एक टाइप का मजाक, जैसे हम किसी को मजाक करते हैं जो कि उल्टा तरह का मजाक होता है। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जैसे कि हम बोलें कि भाई डिप्रेशन तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि डिप्रेशन तो हमारे को लॉयल है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो तो ये सिनिकल बात है, मतलब हम उसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं उल्टी बात कह के कि वो मजाक हो। मतलब इसको सिनिकल कहते हैं, द सिनिक्स। इनको पता है अंदर घोटाला चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना पैसा बना रही है, लोगों की परवाह नहीं करती है, या तो उनसे काम ले रही है या पैसा ले रही है, इनको सब कुछ पता है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। इनकी ज़िंदगी चल रही है आराम से, बाहर जाएँगे तो फिर से जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आराम से रहते हैं सेंटर पे, हमारे को एक रैंक भी मिली हुई है, हमारे पास स्टेटस भी है। अब हमें यहाँ की धाँधलियाँ पता भी चल गई तो क्या हुआ, हमने अपने जीवन के 10-20 साल दे दिए हैं, तो अब हम बाहर जाके भी क्या करेंगे? ये वो लोग हैं, द सिनिक्स। अब आते हैं पिरामिड पर, सबसे ऊपर का लेवल है 10वां और ये सबसे छोटा है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में जो पिरामिड दिखाया था तो सबसे ज़्यादा अ अ मतलब नंबर में लोग नीचे थे, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, तो ये सबसे ऊपर का लेवल है। ये शायद ही कभी वातानुकूलित होता है और आम तौर पर गुरु और मतलब ये मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है ना, तो ये कह रहा है कि ये वो लेवल है अ, जो कि सोशियोपैथ का होता है। अब मैंने एक बार एक स्ट्रीम में बताया था साइकोपैथ और सोशियोपैथ में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? तो ये सोशियोपैथ का है और बहुत कम संख्या में समान विचारधारा वाले लेकिन परिचित और विनम्र संगियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सबसे ऊपर सोशियोपैथ होते हैं, बस। और ये सोशियोपैथ को हम समाजोपैथ भी कह सकते हैं, जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने जो पिछले सदस्य हैं, जो बीके में रह चुके हैं और बीके से निकल गए हैं, उनके जीवनों को भी नष्ट करने के लिए तैयार हैं।
ये सबके जीवनों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नष्ट करने को तैयार हैं, ये सोशियोपैथ हैं। सोशियोपैथ जो होता है वो एम्पैथेटिक नहीं होता, मतलब कि उसे सचमुच की दया नहीं होती है। वो केवल बाहर से शो कर सकता है दया, लेकिन वो अंदर से दयालु नहीं होता। वो उसको दूसरे से मतलब नहीं हो, वो बहुत ही स्वार्थी होता है। तो ये दूसरे का चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, ये अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए दूसरे का कोई भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के लोग हैं। और ये कमिटेड हैं, रिलायबल पर्सिक्यूटर्स हैं। मतलब कि ये विश्वसनीय उत्पीड़क हैं और ये चुपचाप से कोवर्ट रेस्क्यूअर्स भी हैं। कोवर्ट रेस्क्यूअर वो हुआ जैसे कि कोई कोवर्ट रेस्क्यूअर वो हुआ जो चुपचाप से पहुंच गया और उसने बोला, जैसे शिवानी, एक और शिवानी, ये वाली शिवानी नहीं, एक और जो जिसने कि सेंटर पे पहुंच के बोला भाई यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं हुआ है, किसी की नाक नहीं तोड़ी गई है, और उसने ऐसे ऐसे बोला खाली कागज पे साइन कर दो। ये वो गुपचुप वाले वो हैं जो वहां पहुंच जाते हैं इसको रेस्क्यू करने के लिए। तो ये पैसों से इनको मतलब है और इनको एथिक्स, एम्पैथी और कंपैशन फॉर मैनकाइंड जो है इससे मतलब नहीं है। असली मतलब इनको मनी से है। और ये भी देख लो कि एक कार्पमैन ट्रायंगल, एक अगर आपने पढ़ा हो कार्पमैन ट्रायंगल, उसमें भी लेवल्स बताए गए हैं कल्ट मेंबर्स के। उसको बड़ा फेमस है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, कार्पमैन ट्रायंगल करके एक है। तो उसमें भी ये कल्ट के लेवल्स बताए गए हैं। तो ये सोशियोपैथ इसको रूल करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि सबसे ऊपर पे सोशियोपैथ हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों का जीवन नष्ट कर सकते हैं, कितनी गृहस्थियां उजाड़ सकते हैं। ये गुप्त बचावकर्ता हैं, विश्वसनीय उत्पीड़क हैं और नैतिकता, सहानुभूति और मानव जाति के लिए करुणा, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल पैसे से मतलब है। तो ये सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हैं। तो मैंने आपको 10 लेवल आज बता दिए और मैं 1 मिनट में इसको दोबारा से राउंड अप कर देती हूँ। तो पहले वाले लेवल में जो हैं, जो नए साधक हैं, जो अच्छे अपने जीवन में बेहतरी करना चाहते हैं, नमूने वो हैं जिनको एक गुरु की तलाश है, और नई भर्तियाँ वो हैं जो अभी-अभी बीके में आ गए हैं। इसके ऊपर जो है प्रतिबद्ध लोग हैं, जो कि कोई न कोई रैंक पाना चाहते हैं, जो कोई न कोई स्टेटस पाना चाहते हैं अंदर, और जो इसके ऊपर हैं वंडर बाउंड वो हैं अ, जो युक्ति संगत बनने के इच्छुक हैं और वो बड़े समर्पित हो गए हैं। वो वंडर्स कहते हैं मिरेकल को, यानी कि जादुई चीज़ों पर वो बिलीव करते हैं। फिर जो है इसके ऊपर हैं लैब चूहे। लैब चूहे वो हैं, वो देख सकते हैं कि भई कितने तक ये टॉलरेट करेगा शोषण, चाहे वो पैसों का शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, चाहे वो शरीर का शोषण हो। और उसके ऊपर द ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट, यानी कि ये वो हैं जो उत्पीड़क हैं, जो कि दूसरों को तंग करने में या फिर स्वयं को भी तंग करने में। कुछ लोग अपने आप को भी बोलते हैं कि मैं आज 4 बजे नहीं उठ पाया तो आज मैं खाना नहीं खाऊँगा, या आज ये होगा, या फिर दूसरों को पीड़ा देने वाले, ये ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट है। इसके ऊपर आते हैं इच्छाधारी दास, जो कि खुद से ही गुलामी करने के बड़े इच्छुक हैं। वो सोचते हैं इससे हमें एम्पावरमेंट मिल जाएगा, हमारा सशक्तिकरण हो जाएगा। उसके ऊपर द सिनिक्स हैं, जिनको सब पता है अंदर की धांधली, लेकिन वो परवाह नहीं करते क्योंकि उनका जीवन आराम से चल रहा है और इतने साल उन्होंने समर्पण कर दिया है। तो अब वो बाहर निकल के उनको ज़्यादा कष्ट होगा, तो यहीं पर चलने दो, धांधली चलती है तो। और सबसे ऊपर लेवल पर जो ये सोशियोपैथ हैं, जिनको कि करुणा, नैतिकता और मानवता से कोई लेना-देना नहीं है, ये इनको खाली पैसा ही चाहिए और इनको अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कोई भी लेवल का नुकसान कर सकते हैं। तो ये है आज का पिरामिड। इसके बारे में आपका क्या विचार है?
राजीव जी, और मैं यहाँ पर नीचे लोगों को एक वो भी दे देती हूँ, कोई इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हो, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। मैम जो आपने सोशियोपैथ की बात की जो पिरामिड में सबसे ऊपर हैं, ये हुँ। वो लोग हैं जिनको मतलब कि सब पता है और ये लोग माउंट आबू में टॉप लेवल पर हैं, जितना भी पैसा आता है उनका आपस में बंदरबाट करते हैं और कुछ रिज़र्व के लिए छोड़ा जाता है और उसके बाद जो ज़ोनल रैंक के इसमें इनके जो पदाधिकारी हैं, वो हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनके थोड़ा-सा ही नीचे है या फिर कभी-कभी बहुत से केस में वो टॉप लेवल के बराबर ही होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं और हुँ। ज़ोनल वाले। और जिनकी आप बात कर रही थी देखो जो सिनिक्स होते हैं ना, उसी लेवल पे उनको धाँधली का पता चल जाता है। सबसे ऊपर आने से पहले ही उनको पता चल जाता है। लेकिन उनका जीवन आराम से चल रहा है, इसलिए वो कोई वो नहीं करते। जो सोशियोपैथ हैं वो हैं जो पूरा बिज़नेस रन कर रहे हैं, जिनकी हाँ, एक्चुअल जेब में बिल्कुल। पैसा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मतलब कि इनको आप वो लाइन में सही लिखा हुआ था कि इनको मानवता, दया भावना से कोई मतलब नहीं है, केवल लूट, लूट और केवल लूट ही है इनके हाँ, दिमाग में। हाँ, हुँ। हाँ। और मैम एक वो बात और बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं, आज मैंने एक वीडियो सुना था, जो कि कल्ट के लिए बारे में था, 7 पॉइंट्स का, बड़ा अच्छा था वो। वो ये है कि जो लोग कल्ट में होते हैं ना, उनको आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कल्ट से बाहर निकालना। जो अभी-अभी गया है वो तो फिर भी आ सकता है, जो बहुत समय का गया हुआ है वो नहीं निकल सकता है, जब तक वो खुद से ना चाहे। तो ये जो कल्ट पे जो बहुत जितना ज़्यादा समय बीतता जाता है, ये उतने ही ज़्यादा फँस जाते हैं। इसलिए आप लोग जो इनको बहुत सारी शिक्षाएँ यहाँ पर दे रहे हैं और इतनी मेहनत से इनको बोल रहे हैं, ये है, वो है, तो ये नहीं उसको मान के कभी भी कल्ट अपना छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनके अंदर तक चला गया है और ये उस लेवल पर हैं जो मैंने कौन-सा लेवल बताया था जिसमें वो अ अ विलफुल स्लेव लेवल पे हैं, या फिर जिसमें सोचते हैं कि जितनी सेवा करेंगे उतना सशक्तिकरण होगा। ऐसे बहुत ये सारे टॉप कल्ट हैं राजीव जी, जो दिखाते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर विमेन का शोषण करते हैं। तन्वी जी, आप ऊपर आके बात करिए। मैम हमने क्या जो झूठ आपने बोला है, स्क्रीन वो बोलिए। हुँ। मैम जो आपने इस स्क्रीनशॉट में जो पिरामिड बनाया था, क्या उसको आप स्क्रीन पर दिखा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, दिखाती हूँ अभी, 1 मिनट में। इसको मैं ऑफ कर दूँ, ये जो चल रहा है टिकर। और ये प्रकाश सूबेदार जी लिखते हैं कि गरीब सुदामा से श्री कृष्ण ने चावल क्यों लिया? भगवान भी देखता है कि मेरा बच्चा कितना त्यागी है, उसका प्यार मुझसे है या दुनिया से? क्यों तो हम इसे इसका धोखा आंसर दे रहे हैं? करेंगे तो आप इस ब्रह्म कुमारी कल्ट से निकल आओगे? ये बताओ। हम तो आंसर कर देंगे, लेकिन आप इससे निकल आओगे क्या? नहीं निकलेंगे। अच्छा मैम इन्होंने श्री कृष्ण जी ने जो सुदामा जी को चावल दिया था, उससे ये अपने आप को मैच करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को चावल दिया था, कि शायद चावल लिया था या दिया था मेरे को याद नहीं आ रहा। मैम आप बता देंगी? आएँगे उस पर भी। ये है वो तो मॉडल जो आप कह रहे हो। मैम वो चीज़ जो जो उसका बेनिफिट था, उसका तो बेनिफिट वो इंस्टेंट हो गया था चावल सुदामा नहीं जी को। था, वो था जो हाँ। पोहा टाइप होता है ना, वो था। पोहे हाँ, तो या मतलब कि वो उसका उद्देश्य पोहे यही या था कि सत्तू सत्तू था शायद। वो हाँ, तो सुदामा के उसका हाथ से छीन के खाया था। हाँ, तो उसका उद्देश्य था कि श्री कृष्ण की जो भी यश है, जो भी संपत्तियाँ हैं, वो जितना चावल खाएँ मतलब जितना भी चीज़ उनसे खाएँ, उतना उनके पास जो है, उनके घर पे उतना यश और संपत्ति साम्राज्य खड़ा हो जाए। तो वो तो इंस्टेंट हो रहा था ना, तो ये लोग तो केवल क्या बोलते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा, तुमको परम धाम में मिलेगा, वहाँ क्या कुछ हो रहा था। तो इनका ये 72 हूरें कंपैरिज़न मुसलमानों को मिलेंगी, 72 हाँ, हूरें मिलेंगी। अच्छा, तत्काल जो यदि श्री कृष्ण अच्छा, से अभी भी ये वाला कंपेयर किया मॉडल जाए जो आपने मेरे को बोला दिखाने को, तो इसमें क्या बताना है? जो आपने जो बोला था ना द कमिटेड जो आपने मुझसे पूछा था अभी सबसे बल्कि पूछा था,
तो वही है नीचे से चौथे नीचे से चौथे नंबर पे हैं जो लोग, वो हुँ। हैं। और जो लैब रैट्स हैं ये बहुत ज़ोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? जी, अजय जी हैं। द लैब रैट्स हैं अजय जी वो प्लीज़ म्यूट हो जाइए। ये द लैब रैट्स हैं, ये वो लोग हैं जो सेंटर की हर गलत-सही बातों को पूरी तरह से मानते हैं और क्योंकि उनके अंदर नहीं, वो लालच ब विलफुल स्लेव हैं, लैब रैट वो हैं जो देख सकते हैं कहाँ तक ये सहन करेंगे। मतलब ये कि जैसे कोई मान लो झाड़ू-पोछा में अच्छा है तो उसको और थोड़ा काम दे दिया और ये मैक्सिमम कितना कर सकता है ये देखते हैं ये। हाँ, तो ये वही मैक्सिमम वही मैं कितना वही पैसा मैं निकाल बता रहा सकता था है कि श्रम ज कितना कर सकता है, ये वो है। ये इसी में उषा जी का उदाहरण दिया जा सकता है क्योंकि ये उसी लेवल तक उषा जी गई थी, द लैब रैट्स तक। हुँ, जी। हाँ। तो अजय जी आपका स्वागत है, आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए? प्रीति जी राम राम, राजू जी राम राम। जी, राम, राम, राम राम। जी। ये सुदामा जी चने खाते थे और लैया खाते थे चावल के ना, भून ना के। सुदामा की बात ना करें। आज पिरामिड टॉपिक है, उसको डिरेल ना करें। इनके वो जो दीदी हैं आपने क्वेश्चन्स एकदम हम नहीं पढ़ेंगे। हम इनके क्वेश्चन्स नहीं पढ़ेंगे। आप जो हाँ तो हैं दीदी वो ये इनकी बातें ना करें। जो आज पिरामिड टॉपिक है नहीं तो फिर मैं ये एंड कर दूँगी स्ट्रीम, एक चैट स्ट्रीम खोलेंगे उसमें बात करेंगे। आज यही हाँ नहीं टॉपिक है पिरामिड का। तो बिल्कुल सही चीजें है ये तो मेरी फैमिली तो 23 साल से है तो मैं तो जानता हूँ, पूरी नस नस जानता हूँ। पूरा एक्यूरेट आपने बताया। हाँ, इसमें 3 लेवल किसी ने एक्सप्लेन करे हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल रुकिए मैं आपको म्यूट करती हूँ अजय जी। ये 3 लेवल हैं, ये हम पढ़ते हैं यहाँ से। इरादतन गुलाम यानी ये विलफुल स्लेव्स हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा और करती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ। ये विलफुल स्लेव हैं, इरादतन गुलाम, पंथ और गुरु के अभी भी सम्माननीय और तर्कसंगत उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के बाद स्तर 8 के सदस्य को पर्याप्त रूप से वातानुकूलित प्रोग्राम किया गया, सामाजिककृत किया जा सकता है और काम करने की दिनचर्या के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है। यानी कि उसकी डेली स्केड्यूल ऐसा बना दो कि पूरा काम लेते रहो। और आनंद को पुरस्कृत और मजबूत किया जा सकता है। मतलब ये कि आनंद को मतलब कि एक तरह से ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब 1 मिनट इसका इंग्लिश में देखते हैं। ये 3 बताए गए हैं यहाँ पे विलफुल स्लेव्स के लिए। ये मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Having proven his or her commitment to the cult's still honorable and rationalized objectives, the level 8 member may be sufficiently conditioned. यानी कि जब उन्होंने अपना कमिटमेंट दे दिया पूरा कल्ट को और वो गुरु को बहुत ऑनरेबल समझते हैं यानी लेखराज को और उनके साकार मुरलियों को बहुत रैशनल समझते हैं तो रैशनल मतलब की बड़ी उनको समझ में आई है कि ये सही है, तो जो लेवल 8 का मेंबर है उसको सफिशिएंटली कंडीशन किया जा सकता है, प्रोग्राम सोशलाइज्ड एंड नॉर्मलाइज्ड टू गेट द जॉब डन रूटीन। मतलब कि नॉर्मलाइज्ड टू द गेट द जॉब रूटीन मतलब अगर हम डेली उसको उसके लिए नॉर्मल कर दें कि भई ये सारे आपको कार्य करने हैं डेली, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है। अब एक होता है नॉर्मलाइज़ेशन। जैसे आपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखा होगा कि ये लोग अपने रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करते हैं कि भाई जो सबसे एक बेवकूफ बच्चा है और और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो नॉर्मल ग्राफ अगर आप एक बनाएं तो बीच में एस शेप्ड का ग्राफ बनना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि मतलब एक एवरेज हमारा अगर एक मूर्ख होगा तो जब हम एवरेज लेंगे तो हमारा वो ड्रॉप हो जाएगा बहुत नीचे। तो ये लोग मैनिपुलेट करते हैं जो एजुकेशनल स्कूल्स हैं ये सब उस ग्राफ को। तो इसी तरह ये आपको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि भई ये काम आपके लिए नॉर्मल बात है। मतलब हम आपसे ज़्यादा काम नहीं ले रहे हैं, ये नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं आपका डे का रूटीन एंड रिवॉर्डिंग एंड रीइन्फोर्सिंग एन्जॉयमेंट ऑफ बीइंग पावरफुल। यानी कि आपको ये थोड़ी-सी पावर दे दी है कि देखो पोछा आप लगाओगे
और झाड़ू आप लगाओगे तो या आप झाड़ू लगाने के वाले के पास पावर है, वो लोगों को कह सकता है भाई चलो यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रहा हूँ, पंखा बंद करो यहाँ का, ये करो वो करो। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो उनके आज्ञाएँ हैं, वो एक तरह का रिवॉर्ड है, उससे एन्जॉयमेंट मिलता है दैट ही और शी हैज़ बिकम एन एजेंट ऑफ हिज़ मास्टर। अब वो एजेंट हो गया है अपने मास्टर का, हू विल डू प्रेटी मच व्हाटएवर इज़ आस्क्ड, जो सब कुछ करने को तैयार है, जो उससे पूछा जाएगा, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स विशियस बिहेवियर टुवर्ड्स फ्रेंड्स। अगर ये बोले आके कि अपने दोस्त के प्रति जो है तुम बुरा व्यवहार करो, भाई ये आज उठी नहीं थी सुबह टाइम पे, या ये हमारे साथ ऐसी थी, या इसने फलानी बीके के साथ ऐसे किया, तो अब इससे बात मत करो। तो इस तरह का व्यवहार भी ये करवाते हैं, हु मे हैव बीन पियर्स एट लोअर लेवल्स। यानी जब ये नए रिक्रूट भर्ती हुए थे तब तो ये दोस्त थे, अब यहाँ पर उसको बोला जा रहा है कि तुम इस वाले को इग्नोर करो, इसको आइसोलेट कर दो, हमें इसे पनिश करना है। Supporting evidence is provided by no less than Stanley Milgram. An individual is in agentic state when he accepts total control by a person holding a higher status. वो कहता है कि कोई अगर इंडिविजुअल एक एजेंट जैसी स्टेट में होता है, इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सहायक साक्ष्य स्टैनली मिलग्राम द्वारा प्रदान किया गया है। ये एक लॉ है कि एक व्यक्ति एजेंट की स्थिति में होता है जब वह उच्च स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण नियंत्रण स्वीकार करता है, यानी टोटल कंट्रोल। तो वो एजेंट वाले स्टेट में हो जाता है। वह अब अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बीके वाली सोचती है ये तो मुझे ऊपर से बाबा का ऑर्डर है, ये मतलब मैं नहीं अपने मन से कर रही, मैं तुम्हारे को गाली नहीं दे रही, बाबा ऐसा चाहते हैं कि तुम लौकिक और तुच्छ व्यक्ति हो, तो तुम गाली के ही लायक हो, तुम जहाँ नरकों में जाओगे। वह खुद को एक साधारण साधन के रूप में देखता है, दूसरों की इच्छा से बाहर। यह है जो विलफुल स्लेव है। तो मतलब कि ये विलफुल स्लेव वो है जो पूरा एजेंट कैसे बना जाता है, ये वो है। इसके बारे में कुछ कहना है अजय जी या राजीव जी आपको? अभी सब चुप हो गए हैं। मेरा माइक म्यूट था, मैं बोल रहा था तो मुझे लगा कि मेरी आवाज जा रही है। तो ये देखिए, इनके ऐशो आराम है मैम। ये जो जिन लोगों से लूट के रखे हैं ये लोग, ये देखिए मैम, ये देखिए इनके पास इतनी मतलब कि वो खाने के लिए लोगों से भीख मांगती है और कारों में चलती है। जी। अच्छा, ये दूसरी कार है। और सबकी स्थिति वैसी ही है, अपने स्वास्थ्य एकदम खत्म हो चुका है, दूसरे के सहारे पर चलना है। देखिए जो बैठ रही है वो जोनल इंचार्ज है। जी जी। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। ये तो इरादतन गुलाम है, इसके ऊपर है निंदक। इस यानी जो मैं सिनिक्स कह रही थी ना, जिनको पता है घोटाले का, इस स्तर पर सदस्य पर्याप्त रूप से ब्रेन वॉश, सत्ता आदि मतलबी और इतना अपराधी हो गया है कि वह जासूसी करने, गैस लाइट करने। अब गैस लाइट करने का क्या अर्थ है वो मैं बता देती हूँ कि कई बार जैसे लोग आपके घर में बोले कि देखो ये सब हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम अगर ऐसे थे, तुमने ये काम किया इसलिए ऐसा हुआ। तो दूसरे पर दोषारोपण करना, ये है गैस लाइट करना, इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं।
विश्वासघात करने, त्यागने, उपहास करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए इतनी दूर तक जाने को तैयार है। यानी कि ये ऐसे लोग हैं, अब इसके ऊपर वाले हैं ये। अभी जो विलफुल गुलाम हो गया और पूरा एजेंट बन गया, अब ये पूर्ण ब्रेन वॉश्ड है। सत्ता का आदी है ये, स्वार्थी है और बहुत अपराधी हो गया है। वो जासूसी करता है, गैसलाइट करता है, विश्वासघात करता है, त्यागना, उपहास करना यानी पब्लिकली दूसरे को अपमानित करना, यहाँ तक करते हैं। जो अब शुद्ध शक्ति उद्देश्य हैं, उनकी सेवा में निचले स्तर पर जानकारी देता है। खुद को पीड़ित कोने से दूर रखने के लिए सदस्य ने कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल, ये कार्पमैन का जो एक मैं बता रही थी ना कार्पमैन ट्रायंगल, वो कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल है पूरा। अगर आप उसको देखेंगे तो वो पिरामिड ही है ये कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल। तो नहीं कार्पमैन सॉरी कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल वो है कि कार्पमैन ने एक ट्रायंगल बनाया था कि भाई हस्बैंड वाइफ में जैसे लड़ाइयाँ होती हैं तो वो क्यों होती हैं? तो उसने एक ट्रायंगल बनाया कि 3 यहाँ पर प्राणी हैं, एक विक्टिम है, एक पर्सिक्यूटर है और एक है जो रक्षा करने आ रहा है उड़ के। तो ये 3 हमेशा होते हैं। कोई कहीं पर भी लड़ाई होती है तो 3 तरह के लोग होते हैं। अगर एक ट्रायंगल में 3 कोने हैं, तो एक कोने पे बना दो विक्टिम, एक कोने पे बना दो एक कोने पे बना दो परपिट्रेटर जो उसको उत्पीड़न कर रहा है और एक कोने पे बना दो रक्षक जो रेस्क्यूअर है। तो जनरली फ़िल्मों में दिखाते हैं कि रेस्क्यूअर को प्यार हो गया। एक आदमी अपनी बीवी को मारता था तो उस एक जो रेस्क्यूअर है उसको जो है बीवी से प्यार हो गया और कितना अच्छा हुआ और जो दुष्ट पति था उससे हमने बदला ले लिया या वो का एक्सीडेंट हो गया या उसको पुलिस पकड़ ले गई, उसने कुछ गलत किया, फिर पुलिस आ गई, फिर पुलिस उसको ले गई। तो बॉलीवुड में दिखाते हैं कि रेस्क्यूअर और विक्टिम के बीच में एक एसोसिएशन जो कि लव है, जो कि बहुत ही गलत है। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जो कार्पमैन ट्रायंगल है उसमें क्या है कि जो विक्टिम है, अब हर कोई विक्टिम एंड में अपने आप को दिखाता है कि भई हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं। तो एंड में ये सब एक दूसरे की पोजीशन जो जो परपिट्रेटर है वो विक्टिम हो सकता है, जो विक्टिम है वो रेस्क्यूअर हो सकता है, जो रेस्क्यूअर है वो विक्टिम बन सकता है, जो रेस्क्यूअर है वो परपिट्रेटर भी हो सकता है। तो ये सारी जो कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल है ना वो बता रही हूँ आपको शॉर्ट में, वैसे आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। तो ये एक दूसरे की पोजीशंस लेते रहते हैं। कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल ये है। तो अब आगे चलते हैं। तो सदस्य ने कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल के शीर्ष पर बचावकर्ता से उत्पीड़क में परिवर्तन किया है। मानवता के लिए दुनिया को बचाने के लिए तर्क वितर्क को भूल जाइए क्योंकि इस स्तर पर सदस्य आमतौर पर पंथ के वास्तविक वॉलेट वैक्यूमिंग उद्देश्यों और वॉलेट वैक्यूमिंग मतलब कि आपका पर्स खाली करना और उद्देश्यों का पक्षधर होता है और उन्हें स्वीकार करता है। हालांकि यह ध्यान रखना उपयोगी है कि बहुस्तरीय विपणन पंथों में अत्यधिक लाभ का उद्देश्य बहुत पहले और निचले स्तर पर देखा जाता है। यानी कि ये लोग तो पैसा नीचे के ही स्तर पर लेने लगते हैं, इस स्तर तक आने के बाद पैसा नहीं खींचते, बल्कि बहुत सारे कल्ट्स में और स्पेशली ब्रह्म कुमारी में बहुत नी पहले ही ये आप देखो एरिक का जो हमने केस देखा था, पहले 6 महीने में जब उसने ब्रह्म कुमारी जॉइन किया था, इसके बाद छोड़ ही दिया 6 महीने बाद, लेकिन तब तक इन्होंने पूरी एस्टेट उसकी लिखवा ली थी। और जो शुरुआत में आर्थिक उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में एक बात अभी-अभी आई कि ये लोग कहते हैं कि लौकिक लोगों का पैसा बुरा होता है, ये सब है। तो ये कहते हैं कि भई दूसरे ने अपनी मर्ज़ी से दान दिया है। तो ये बताओ राजीव जी कि जब कोई दूसरा अपनी मर्ज़ी से दान दे रहा है तो तुम ले क्यों रहे हो? उसको मना कर सकते हो। क्यों ले रहे मैम हो? ये लोग भी तो जब किसी से दान ले रहे हैं तो वो लोग भी तो लौकिक संपत्तियां ही संग्रह कर रहे हैं ना। तो अपने लिए ये लोग लौकिक संपत्तियां संग्रह कर लेंगे और उन मूर्खों को भी नहीं समझ में आता है कि लोगों को कहते हैं कि अपने लौकिक मोह को त्यागो और ये लौकिक संपत्तियां लोगों की लूटने के लिए इतने आतुर रहते हैं और ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि सामने वाले अच्छा को कर्मों से भी तो जुड़ गए, अब किसने कैसे कमाई वो
हो सकता है उसने ये पैसा जो है वो दूसरों को तंग करके कमाया हो। ये तो कहते हैं भई भई तुम किसी की हेल्प मत करना, ये मत करना वरना कर्म से तुम जुड़ जाओगे। तो जब उसका पैसा ले रहे हैं तब भी तो कर्म से जुड़ रहे हैं। मैम सेंटर में ऐसे लोग जैसे आते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, पॉलिटिशियन वगैरह और इनके जाल में फँस जाते हैं, तो इनसे ये लोग इतने बेशर्म हैं कि ये भी कहते हैं कि आपके पास जो काला धन है उसको भी सफल करो। कहीं न कहीं तो आपको उसको सफ़ेद करना है ना, तो हमारी संस्था में दो आपको आपको परम धाम में और सीट पक्की होगी। हुँ, हुँ। ये है, इनके लिए सब जायज़ है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे तो ये बातें बनाते हैं कुछ और, करते कुछ और हैं। ऐसे ये कहते हैं कि भई लौकिक लोगों के साथ कर्म में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पैनल पे नहीं आके बात करेंगे क्योंकि हमारा कर्म तुमसे जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे बैठ-बैठ के हमसे वार्तालाप करते रहेंगे तब नहीं कर्म जुड़ेगा। जो लौकिक लोग कैसे भी पैसा कमा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन तो ज़्यादातर गंदी तरह से पैसा कमाते हैं, तो उनसे पैसा ये ले लेंगे तब लौकिक इनका संबंध नहीं बनेगा उससे। पहला तो कोई पॉलिटिशियन जल्दी इनको पैसा देता नहीं है। यदि कोई मूर्ख बन भी गया, तो उससे वही कहते अरे हैं नहीं, कि नहीं, गलत कह रहे हो आप राजीव जी। वो मूर्ख नहीं बन जाता, ये उसको वशीभूत कर देते हैं। अभी तो मैंने बताया आपको एरिक जो था, 6 हाँ, महीने में वो बना और उसने छोड़ भी दिया ब्रह्म कुमारी, लेकिन इन्होंने पूरी एस्टेट लिखवा ली। तो कौन होगा जो अपनी एस्टेट ही दान कर देगा, यानी वो अपने माँ-बाप के लिए भी नहीं सोचेगा। माँ-बाप मतलब एस्टेट का मतलब ये है कि पूरा न केवल प्रॉपर्टी बल्कि उसके अंदर जो सामान रखा है, घर के फर्नीचर सब कुछ, मतलब जिन कपड़ों में माँ-बाप बैठे हैं उनको उन्हीं कपड़ों में बाहर निकालना। तो कोई लड़का ऐसा क्यों करेगा अपने माँ-बाप से जो इतना प्यार करता है? विदेशी लोग तो कभी माँ-बाप के संग नहीं रहते, लेकिन ये आदमी अपने माँ-बाप के संग रहता था। इसने शादी भी कर ली और ब्रह्म कुमारी छोड़ दिया। तो इन लोगों ने उसको वशीभूत किया तभी तो वो अपनी एस्टेट लिखेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति से भी पैसा ऐंठ लिया। लौकिक। कई केसेज़ ऐसे हैं और सब सब में ये लोग वही करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करना। जितने भी साइकोलॉजिकल जो तरीके हैं, उन सब का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए ये लोग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितने लोग भी आए हैं सब वही कह रहे थे। जब हमको मुझे इनके बारे में उतना ज ज्ञान नहीं था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तब मैं यही मानता था कि हमारे पिता की श्रद्धा है ऐसी, तो उन्होंने वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब असलियत पता चली तो इनका पूरा खेल ही खुल गया, कि ये पूरी तरह से मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं लोगों को लूटने के लिए। हुँ। तो अब ये हैं 10 मॉडल का इनका कल्ट के सब मॉडल्स। जी मैम और जो आपने ये जो पूरा पिरामिड बताया जितने लोगों ने अभी तक पॉडकास्ट में आए हैं, वो उनके घर वाले जुड़े हों या वो एक्स बी के हों, वो वो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्टेज पर रहा है और इसमें से मेरे जो यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर जो नीचे से 4 और 5 जो लेवल था उस लेवल के लोग यहाँ पर हैं, उनको मैंने देखा है, उनसे मैं मिला हूँ। उनको मैंने समझाने का भी प्रयास किया है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं वशीभूत हो चुके हैं, ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। हुँ। मैम जैसे कि मान के चलिए कि यदि आप कोई भलाई का काम कर रही हैं, ठीक? और भलाई का मान के चलिए आपने कोई ट्रस्ट खोला, आप भलाई का काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, गरीब कोई अनाथ आश्रम आपने खोल दिया। मैं आपको दान देने आता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं आपको एक चेक बना के दिया, लेकिन मेरे परिवार वाले तैयार नहीं हैं, वो आपको आके उल्टा-सीधा बोल रहे हैं कि तुम क्यों ले रही हो तो आपकी तरफ से यही ना होगा कि भाई आपके घर वाले साथ नहीं हैं आप जो कर रहे हैं उसके विरोध में हैं, तो ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए, आप अपना रख लीजिए। लेकिन इस चीज़ का मेरे पास प्रमाण भी है, मैंने इन बेशर्मों को कई बार कहा है और खुले मंच पर भी इनको कहा है, जब ये लोग हमारी
जो संपत्ति है, हमारे पिता की संपत्ति है, ब्रेन वॉश करके ये लोग लिखवा रहे थे, तब भी मैंने बोला। उसके बाद जब उस जो भूमिका है भूमि पूजन कर रहे थे, फिर भी मैंने खुले मंच पर जितने भी ब्रह्मा कुमारी के वहाँ पर फॉलोअर्स थे, उनके सामने बोला कि ये लोग गलत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, तो सतर्क हो जाइए। तो वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे इनके सामने कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सब लोग जो मतलब कि पूरी तरह से डेडिकेटेड फॉलोवर हैं। तुमको जो करना है जाओ कर लो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो उसकी वीडियो मेरे पास है, लेकिन इसमें अभी अपलोड नहीं हो पा रही है। जैसे बाकी वीडियोज़ मैंने आपको दिखाया, बाकी वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं ये पिरामिड उन लोगों को दिखा देती हूँ, ये लाइन हिंदी में, तो कोई इसका स्नैपशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अ तो सबसे जो पहला लेवल है वो ऊपर लिखा हुआ है साधक का। वहाँ से लेकर से सोशियोपैथ सबसे ऊपर वाले हैं, अ, वो नीचे लिखे हुए हैं। तो ये नीचे के लेवल से फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 लेवल के लोगों के बारे में लिखा है एक-एक लाइन में। तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं आपके किस लेवल के बंदे से आप डील कर रहे हैं। स्वामी जी जब फाइटिंग का आएगा तो लगा देंगे। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं इनके। और ये कन्हैया तिवारी जो यहाँ पर लिख रहा है, तो ये पिरामिड जो इनका 5000 साल का है, तो तुम्हारा वो गलत है कैलकुलेशन। 5000 साल का हमारे यहाँ पूरा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरी जो है वो है, इसके बारे में। अजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं पिरामिड के बारे में या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दीदी जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, मैं तो गुजर रहा हूँ, वो चीजें तो सब हो ही रही हैं इस पॉइंट के आधार पे। मेरे पॉइंट में तो ये 7th 8th वाले में भी पहुंच गया, वो तो निकलना अब मुमकिन है, अब निकलना, क्योंकि पूरा परिवार जुड़ा है। इसीलिए पूरे परिवार को ये जोड़ते हैं कि जो निकलना चाहे वो भी ना निकल पाए, इसीलिए ग्रुप बनाते हैं इनका पूरा। जी। मैम और घरों जो से तो 2 मिनट में पहुँच जाएगी आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप जो से मैं घरों से कुछ भी नहीं कर सकती, वो मेरे को ईमेल ही चाहिए। कुछ भी दिखाने के लिए मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि व्हाट्सएप पे मत भेजा करो, मैं व्हाट्सएप से अपने उस पर नहीं ट्रांसफ़र कर पाती हूँ। और मैं कोई भी चीज़ व्हाट्सएप से नहीं दिखा सकती हूँ, मुझे उसी पे दिखाना पड़ता है लैपटॉप पे। दीदी मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे अभी सीबीएसई का लड़के का रिजल्ट निकला, परसों निकला हुआ है। जी। मेरे को मैंने व्हाट्सएप में डाला लड़के के पास कि बेटा तुम्हारे रिजल्ट निकला, क्या है, अपना रोल नंबर भेज दो। उसने नहीं बताया। उसकी क्यों? टीचर ने मेरा व्हाट्सएप नहीं करता वो, मैं क्योंकि मेरी वाइफ उसको अपना ब्रेन वॉश कर रही है, उसने बंद कर दिया मेरे से बात करना। तो तो आप उसकी उसको टीचर ने अपने पास ही रखो ना, उसको अपनी बीवी के पास क्यों रखा हुआ है नहीं आपने? आता, नहीं आता वो, क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके। लड़की नहीं आती, लड़का नहीं आता, तो मैं कैसे रखूं? वो अलग, ये तो जब जो भुगता है वही जानता है, जो नहीं करता उसको समझ में नहीं आता है। हुँ। तो उसने, उसके दोस्त को मैंने व्हाट्सएप में डाला, तो उसने मालूम है दोस्त से क्या लिखवाया कि आपका लड़का फेल हो गया है अंकल, सॉरी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसके टीचर का जैसे रोल नंबर और आर्मी स्कूल का कोड आया, मैंने अपने भांजे को दिया। भांजे ने मेरे चेक करके बताया हैदराबाद से कि मामा ऐसे ऐसे ये पास हो गया, लेकिन मैथ में इसके 33 नंबर हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 34 नंबर। तो दीदी बताइए ये किस काम का रह गया?
और वो मतलब हमारे जो उनके मायके वाले, वाइफ के मायके वाले बोले बाबा ने तो पास कर दिया। बताइए दीदी ये किस काम का रह गया? मैं ना इसको अब आर्मी में भर्ती करा सकता हूँ, ना आगे के लिए कुछ करा सकता जिसके कि 40% से नीचे नंबर हैं। बोले बाबा ने तो पास कर दिया है। बताइए उसके लाइफ में जब हाई स्कूल में इतने कम है तो वो इंटर में कैसे साइंस साइड कोई लेगा और क्या करेगा? अरे ये तो चाहेंगे कि वो जो है और लोगों को, जैसे ड्रैकुला, आपने देखा है ड्रैकुला जो है उसको हमेशा फ्रेश ब्लड चाहिए, ड्रैकुला की बीवियाँ। आपने देखा है वो ड्रैकुला की जी, बीवियाँ? जी, जी। मैं तो शैतान पिक्चर भी देखी जो आपने कल बोली थी, मैं वो भी देखा हूँ हाँ, आज। हाँ। फिर वो आपने देखा कि वो कैसे खिला के उसको वो कर लिया बश में उसकी बेटी को? जी। जी, जी, जी। तो वही चीज़ है दीदी। अब बताइए मेरे डर होता है एक बाप का, डर बहुत बड़ा होता है बच्चों के अंदर। तो मेरी लड़की जब माने वो ठीक हुआ, मेरे पेंशन के आने के बाद ही उसकी नौकरी लग गई, नहीं तो आज वो भी मेरे हाथ से निकल जाती, वो भी नौकरी लायक नहीं रह जाती। लड़के का डर खत्म हो गया था, क्योंकि वो पापा को कुछ समझे नहीं, मम्मी के साथ था। तो आज उसकी कंडीशन ये हो गई है। हुँ। और 7 मई को लड़की का बर्थडे था, इसी 7 मई को मैंने उसको विश किया। फ़ोन किया, उसने पहला फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा कॉल किया कि चलो कहीं बिज़ी होगी, दोबारा कॉल किया, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने व्हाट्सएप में लिख के डाला, उसको भी उसने नहीं देखा। आपके जो बेटे का दोस्त है ना, उससे आप मिलिए स्कूल में। जी, जी। उसको ठीक है मैंने फिर बोला हम भी था, जी, जी। तो मैंने बोला भी था बेटा तुम चलो जो भी पढ़ना हो पढ़ना, जो मैं खर्च करूँगा, तेरे को वहाँ से भी मिलना हो तो मिल सकता है। लेकिन बोला नहीं मैं इधर ही रहूँगा, आप भी इधर ही रहो। मैं कहा मैं नहीं रह सकता बेटा यहाँ पे, समझा करो, तुम जब बड़े होगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। तो मेरे को तो 2 साल हो गए, 1 साल मैं वहीं रहा अलग रह ये के, आप अब 1 उसको साल ले से मैं जाया करो ना घुमाने के लिए और उसको चीज़ें खिलाओ। ख़ैर आज का वो टॉपिक नहीं है, ये तो हम अलग से बात करेंगे चैट में। कल एक जी, कर जी। लेते हैं एक्सबी के चैट, उसमें कर लेंगे ये बातें। जी, 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 जी। तो फिर ये स्ट्रीम क्लोज़ करते हैं राजीव जी, और पिरामिड के बारे में अगर किसी को कोई बात कहनी है तो आ सकते हैं ऊपर। मैम आपने जो पहले उस हिसाब से तो सब कुछ समझ में आया, तो बाकी पिरामिड के साथ में जो वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हैं, तो उसके चलते ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है। जो पूरा एक्सप्लेनेशन आपने पूरा बताया वो तो समझ में आया पूरा। हाँ, हाँ। तो वही मैंने बोला ना कि आप एक वो ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। ये इमेज देख पा रही हैं स्क्रीन पर? हाँ, ये हमारे यहाँ का है, ये पिक्चर है जब ये लोग उस पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे, जो हमारी जो ज़मीन है, इन्होंने हथियार लिए वो। और इनको जो केवल लोग पैसे से मतलब है। हाँ, जो लोकल नेता हैं, उन लोगों को भी ये लोग इनवाइट कर देते हैं, ताकि वो कुछ बोले उससे पहले ही हमारे मतलब कि सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाए। अच्छा, कन्हैया तिवारी और ये जितने बीके बैठे हैं, लेखराज तो अनपढ़ था। लेखराज तो बहुत ही अनपढ़ था, और कितनी गंदी लैंग्वेज उसने लिखी है। जो सच्ची गीता नाम के हमारी गीता कॉपी करके उसमें ब्रैकेट में डाल-डाल के इतनी गंदी लैंग्वेज उसने लिखी है, बहुत ही निकृष्ट। यानी जो अनपढ़ जाहिल गँवार होते हैं ना, ऐसी लैंग्वेज उसने लिखी है। मैम आपके ऊपर वीडियो चली गई है। ठीक है। उसको हम कल दिखाएँगे एक्स-पी के सभा जब करेंगे तो। आज इसको जी, क्लोज़ करते हैं। तो आप जी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्ट्रीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ये पिरामिड मॉडल जो है ये सबको पता चले कि ये पिरामिड मॉडल कैसा, ये सब कल्ट्स के लिए सेम है और हमने ब्रह्म कुमारी के ऊपर रख के ये दिखाया है। तो सभी को
जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।